देखिए, हमने आपको 2 लेक्चर डिलीवर किए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे, हमने आपको डिटेल में समझाए। हमने आपको बताया कि किस तरह से 1960s के दौरान डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्रीकल्चर मार्केट को प्रॉपर डेवलप करने के लिए जो फार्मर है उसे ज़मींदार के, मनी लेंडर के क्लचेस से बाहर लाने के लिए, उसे एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एक मार्केट और मार्केट से जुड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गोडाउन, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस, वेइंग मशीन्स, मॉइस्चर मेजरमेंट, ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये दिलाने के लिए एक मार्केट कमेटी सिस्टम डेवलप किया। फिर हमने समझा कि ये फार्मर के बेनिफिट में ना काम करते हुए उसके विरोध में जाने लगा, क्योंकि उसी मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स का कार्टेलाइजेशन हो गया मार्केट कमेटी के मेंबर्स के साथ। मार्केट कमेटी वो जो उस मार्केट को मैनेज करेगी, रेगुलेट करेगी और ट्रेड को प्रमोट करेगी। ऐसे में जब उन ट्रेडर्स का कार्टेलाइजेशन हो गया, उसका नुकसान फार्मर को हुआ। कारण ये था कि इन डिफरेंट स्टेट्स के एक्ट्स के तहत जो किसान है उसे अपना वो सामान उसके एरिया में जो मार्केट फॉल कर रही है वहीं पे सेल करना है, ऐसा रूल मैंडेटरी होता था। एक मार्केट होती थी, हमने आपको बताया था, जो एक स्टेट हुआ करता था। मान लीजिए ये एक स्टेट है, पूरे स्टेट को डिफरेंट मार्केट्स एलोकेट हो जाती थी। सपोज़ कीजिए कि ये मार्केट्स हैं और ये मार्केट्स, हर मार्केट का एक एरिया हुआ करता था। तो इस तरह से जिस भी एरिया में वो किसान फॉल करता था उसे अपनी उसी एरिया की मार्केट में जाकर के ही सामान बेचना है, ऐसा मैंडेटरी कंडीशन होती थी। वो उन मार्केट्स के बाहर किसी और को जाकर के सामान बेच नहीं सकता था। ऐसे में अगर उस मार्केट के अंदर ट्रेडर जो हैं वो आपस में मिल जाएं तो किसान को जो कीमत बोली लगने के माध्यम से मिलनी थी वो बोली अब नहीं लगेगी, और अगर जो लगेगी भी तो वो फर्जी होगी, क्योंकि सारे के सारे बायर यानी कि ट्रेडर वहाँ आपस में मिल चुके हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि किसान की फसल बिकी सस्ती, लेकिन एट द एंड जो ग्राहक है उसे फसल बहुत महंगी मिली, सामान बहुत महंगा मिला। कारण कई सारी लेयर्स ऑफ इंटरमीडियरीज आ गई। किसान छोटा था, वो स्मॉल ट्रेडर के पास जाता था। स्मॉल ट्रेडर छोटे छोटे किसानों से सामान लेकर के लार्ज ट्रेडर को देते थे, जो कि मंडी में ही हुआ करता था। लार्ज ट्रेडर अपने सामान के लिए बायर्स अरेंज करने के लिए बीच में कमीशन एजेंट्स को इंड्यूस कर लेते थे। जो बायर है वो होलसेलर की फॉर्म में भी हुआ करता था, कोई एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर भी हो सकता था, कोई एक्सपोर्टर भी हो सकता था, बी इट एनीबडी, और सिंपल रिटेलर भी हो सकता था। तो इस तरह से ये सारी डील हुआ करती थी। ऐसे में बायर तक पहुंचते पहुंचते सामान कई सारे इंटरमीडियरीज के थ्रू जाता था, जिसकी वजह से हर इंटरमीडियरी अपना कमीशन रखता था, तो सामान महंगा हो जाता था। हर स्टेप पर कई तरह की लेवाइज, फ़ीस और चार्जेस लिए जाते थे, जैसे कि मंडी फ़ीस चार्ज की जाती थी। इसी तरह से ट्रेडर जब लाइसेंस लेता है तो उससे लाइसेंस फ़ीस ली जाती थी। इसी तरह से कमीशन, जब बायर ने सामान ख़रीदा तो उससे कमीशन एजेंट अपनी फ़ीस लिया करता था। इन सारी चीज़ों से गुज़रते हुए सामान कई तरह के स्टेट टैक्सेस को पे करने के बाद, क्योंकि जितने हैंड्स के थ्रू एक्सचेंज होगा फिर सेल टैक्स, वेट, इस तरह की चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सामान बहुत महंगा हो जाता था। 3 रुपये किलो के हिसाब से किसान का आलू बिका है, ग्राहक को मिल रहा है 30 रुपये के हिसाब से। तो ना कंज्यूमर बेनिफिट में था, इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त थी, और उस इन्फ्लेशन का बेनिफिट फार्मर को नहीं मिला। यानी कि जो परचेजिंग प्राइस है उस चीज़ का जो उसने पे किया है, जो बायर है, उसमें फार्मर का शेयर मुश्किल से मिनिमम 15%, मैक्सिमम 40% रहता था। अगर 100 रुपये की चीज़ बिकी है, जो कीमत अदा की है बायर ने, तो उसमें या तो 15 रुपये किसान के होंगे या 40 रुपये तक, ये रेंज में किसान फॉल करता था। तो देश को नुकसान महंगाई की मार का, और दूसरी तरफ किसान, जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको नुकसान की उसकी इनकम नहीं बढ़ रही थी। इसको लेकर के कई चीज़ें हुई, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। मॉडल एक्ट 2003 के तहत क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए उन विभिन्न राज्यों के द्वारा बनाए गए एपीएमसीज़ एक्ट में, वो भी हमने आपको बताया। उसमें क्यों सही ढंग से पालन नहीं हो पाया, राजनीतिक कारण क्या थे, क्या समस्याएं थी, टेक्निकल फेलियर कहाँ थे, वो भी हमने आपको बताया। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने आपको लास्ट लेक्चर में लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के साथ छोड़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब बनी है, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार जिसे आप कहते हैं,
प्रचंड बहुमत की सरकार थी, किसी तरह की क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का कोई दबाव नहीं था। ऐसे में अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन्हें पूर्ण रूप से लागू कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि उन वादों से अब ये बचने का कोई और आधार ढूंढ सकते थे। और दूसरी बात, सरकार की हो सकता है कि जेन्युइन नीयत भी हो कि वो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना चाहती है। ऐसे में मैनिफेस्टो में ही ये था कि एग्रीकल्चर मार्केट में हम रिफॉर्म लेकर के आएंगे। फिर बाद में जाकर के संकल्प लिया गया कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम प्रोडक्शन से आगे आ गए और हमने अब इनकम को टारगेट किया था। प्रोडक्शन क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर देश के स्तर पर हो चुकी, अब हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं फार्मर की, ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था। ऐसे में हमने देखा कि 2014 की बनी ये सरकार के द्वारा कुछ बुनियादी कदम उठाए गए जिनसे एग्रीकल्चर की फील्ड में रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत लैंड लीजिंग एक्ट 2016 का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। और हम आपको सभी प्रॉज एंड कॉन्स के साथ पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिन दूरदर्शकों ने अब तक वो पिछले लेक्चर हमारे नहीं सुने, APMC पार्ट 1, APMC पार्ट 2, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स टू इंक्रीज टू डबल द फार्म इनकम एंड कंज्यूमर बेनिफिट करके उसका टाइटल है, वो हमारे कंटेम्प्रेरी इशू की प्लेलिस्ट में से सुन ले। तो आज हम 2016 के लैंड लीजिंग एक्ट से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे मुख्य बिंदु पर दो चीज़ें रहेंगी, एक 2017 का APMC मॉडल एक्ट जो 2003 के बाद आ रहा है, और एक 2018 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये इसके शॉर्ट नेम है। मैं पूरे नाम आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, बड़े इजी होते हैं नाम भी, क्रैम मत किया करो, लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करो। इसलिए मैं चीज़ें मेमोरी के बेस पर ही आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि रहनी आपके साथ आपकी मेमोरी ही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केट ब्रैकेट में प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017। यहाँ पे वर्ड मॉडल आ जाएगा। आपको पता है मॉडल क्यों आएगा? एग्रीकल्चर राज्यों का इशू है। राज्यों यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जो एंट्री 14 है वो डील करती है एग्रीकल्चर से, एंट्री 18 डील करती है मार्केट्स एंड फेयर से। तो ये मार्केट्स का इशू है, तो ये राज्यों का इशू है। केंद्र सरकार यहाँ पर एक मॉडल लॉ बना करके दे सकती है कि पूरी कंट्री लेवल पर एक यूनिफॉर्मिटी रहे, और राज्य या तो सीधे सीधे इस मॉडल एक्ट को ही लागू कर लें या फिर इस मॉडल एक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य के कानून में इसके मुताबिक अमेंडमेंट करें। तो ये एक तरह की गाइडलाइन के तौर पर होता है। दूसरा जो 2018 में लाया गया वो भी मॉडल ही है, वो है एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोड्यूस मार्केट एंड सर्विसेज मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग कर लीजिए, मार्केटिंग एंड सर्विसेज ब्रैकेट में प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018। तो पहला एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017, जिसे हम सीधा APMC एक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइवस्टॉक मार्केट एक्ट 2017 के तौर पर जानते हैं। और दूसरा मॉडल ही है एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये वर्ड सर्विसेज दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी इसके बारे में आपको ये समझा दूंगा, बता दूंगा। तो सीधे सीधे हमें APMC 2017 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 के हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए अब हम पहले समझते हैं APMC 2017।
ओवरऑल एपीएमसी 2017 जो मॉडल एक्ट लेकर के आई केंद्र सरकार, ये 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट के मुताबिक ही है, जिसे हम मॉडल मार्केट एक्ट 2003 कहते हैं। ये लगभग उसी के जैसा है। तो इस बार क्या क्या प्रावधान आए और क्या बुनियादी परिवर्तन आया, क्या चेंज आया, वो समझ लेंगे तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, मैंने 2003 में भी बताया था कि कंपटीशन, 2003 के उस एक्ट में मैंने बताया था कि कंपटीशन को इंड्यूस करना मेन प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट की, और कंपटीशन को इंड्यूस करने के लिए फिर कई कदम उठाए। तो इसमें भी वही कदम थे कि कंपटीशन को प्रमोट किया जाए ताकि फार्मर को बेटर प्राइसिंग ऑफर हो सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो बेटर प्राइस डिस्कवरी इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ट्रांसपेरेंट वे में ऑक्शंस के माध्यम से फार्मर को एक अच्छी प्राइस डिस्कवर हो उसके प्रोडक्ट के लिए, उसी के लिए प्रयास रहेंगे। उसके लिए क्या क्या किया गया वो हमको समझना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केट एपीएमसी एक्ट के तहत आती हैं, ये जो एग्रीकल्चरल एरिया को कवर करती हैं, इनके लिए 2003 में भी ये प्रावधान था और इस बार भी यही प्रावधान है कि इनको अपनी जो मार्केट है उस मार्केट के यार्ड तक ही सीमित रहना है अब। यानी कि सपोज़ कीजिए कि ये एक एग्रीकल्चर मार्केट एपीएमसी के अंदर आने वाली एक मंडी है। ये मंडी यार्ड यानी कि मंडी की 4 दीवारियाँ हैं। अब इसकी सारी एक्टिविटी इस मंडी की 4 दीवारियों के अंदर, यानी कि इसका सारा जुरिस्डिक्शन, इसका प्रभाव क्षेत्र अब मंडी की 4 दीवारियों तक ही सीमित है। इसके सराउंडिंग में आने वाले इस रीजन को पहले ये अपने अधीन रखती थी, यानी कि ये मंडी अपने यार्ड कम्प्लेक्स से बाहर भी इस मार्केट एरिया के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूट करती थी। अगर कोई भी किसान यहाँ पे कहीं पर भी इस सर्कल में फॉल कर रहा है, उसे मजबूरीवश सिर्फ़ और सिर्फ यहीं जा कर के अपना सामान बेचना होता था इस मंडी में, क्योंकि इस मंडी को लगने वाला ये मार्केट एरिया था। ये रूल अब बदल दिया गया। अब ये पर्टिकुलर मार्केट अपने यार्ड तक सीमित होगी और इस पूरे मार्केट एरिया में किसी भी कंज्यूमर, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, एनी लीगल बॉडी, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकते हैं। तो एनी कंज्यूमर, एनी प्रोड्यूसर यहाँ पर आप फार्मर्स को मान लीजिए, फार्मर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, फार्मर ग्रुप में आ सकते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज हो सकते हैं, वीपीओ विलेज प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये हो सकती हैं, और एनी काइंड ऑफ प्रोसेसर, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसर्स हो सकते हैं, जैसे कोई जैम बनाने वाले, कोई ब्रेड बनाने वाले, कोई चिप्स बनाने वाले, कोई भी हो सकते हैं। तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोसेसर्स, इन सबको आज़ादी है अब। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि नाउ प्राइवेट प्लेयर, इनको भी एक आज़ादी है कि ये उस पर्टिकुलर मार्केट एरिया में एपीएमसी मार्केट के साथ ही अपनी भी मार्केट खोल सकते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट मार्केट्स आ जाएंगे। इससे ये होगा कि किसान को मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे अपना सामान बेचने के लिए। तो ये एक चीज़ है। मैंने 2003 के मॉडल एक्ट में ये इसका सारा फिनोमेना डिटेल में बताया। तो सिंपल सी बात, पब्लिक मार्केट के साथ साथ, सरकारी मार्केट के साथ साथ अब प्राइवेट मार्केट्स भी आ जाएंगी उसी मार्केट एरिया के अंदर। और अब पहले की एपीएमसी मार्केट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ अपने मार्केट यार्ड तक रहेगा, उसके बाहर उस मार्केट एरिया में नहीं। तो फार्मर के पास अब मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे कि अगर उसे इस एपीएमसी मार्केट में अच्छी कीमत नहीं मिल रही तो वो बाकी की मार्केट में कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बेसिस पर अच्छी प्राइसिंग, अच्छी ऑक्शन पे अपना सामान बेचते। तो ये पहला एक ऑप्शन है। दूसरा हुआ ये करता था पहले कि जो गोडाउन्स हैं, जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं या जो वेयर हाउसेज़ हैं, उनको ये अनुमति नहीं रहती थी कि वो किसान से सीधा सामान लेकर के अपने पास रख लें। मंडियों में सामान जाएगा, फर्स्ट प्रोड्यूस का मतलब ये है कि पहले मंडी आएगा, मंडी में सामान जाएगा, उसके बाद किसी कोल्ड स्टोर में जा रहा है, किसी वेयर हाउस में जा रहा है, किसी भी अदर गोडाउन में जा रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन एज अ फर्स्ट प्रोड्यूस पहले स्टेप पे आप फार्मर से सीधा परचेज़ करके नहीं रख सकते। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझिए कि मान लीजिए, सपोज़ करिए कि जब प्रोडक्शन होती है बम्पर, सारे एक ही साथ प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से सबकी फसलें मार्केट में आ गई, चाहे आम की खेप है, चाहे संतरे हैं, किन्नू है, चीकू है, चाहे चावल है, चाहे
गेहूँ है, कुछ भी है, सब एक साथ आता है। यही फार्मिंग की एक खासियत भी है और प्रॉब्लम भी है कि जब भी आता है एक ही साथ आता है, ताकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मांग भी पूरी हो सके। लेकिन जब एक ही साथ आता है तो फिर जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, नेचुरली सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो उनके पास कॉम्पिटिटिव एज नहीं रह जाता कि वो अपनी प्रोडक्ट को रेयर डिक्लेयर करके उसके लिए अच्छी कीमत मांग सके। तो ऐसे में जब वो बड़ी मात्रा में आता है, मार्केट में रेट कम होता है। ऐसे में मान लीजिए कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी किसी ने डेवलप की है, या कोई वेयर हाउस है, या कोई अदर गोडाउन या स्टोर उसने बनाया है, इस उम्मीद से कि भाई किसान जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान होता है, उस समय किसान भी रिलक्टेंट होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट अभी ना मैं बेचूं, तो मुझे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले कि जहां पर मैं ये चीज़ें अपनी स्टोर कर लूं। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसान खड़ा कर नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में किसान छोटा है। 87% फार्मर वो है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो फार्मर हमारी कंट्री का स्मॉल एंड मार्जिनल है मेजॉरली, तो उसके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो इस तरह के सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर पाए। यही एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है हमारी कंट्री में फार्मिंग सिस्टम का, और स्टेट भी यहीं पर चूक गया। इस पर भी हमें बात करनी है। तो ऐसे में किसान चाहता है कि उसका सामान कहीं स्टोर हो जाए, मान लीजिए उस समय में, या दूसरी तरफ अगर हम किसी वेयर हाउस या कोल्ड स्टोर के एंड पर देखें तो उसको ये होता है कि अभी के लिए मार्केट में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये सामान औने पौने दाम में बिक रहा है। लेकिन अगर किसी तरह से मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत अच्छी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, तो मैं अभी किसान से सामान ले लेता हूं। मान लीजिए किसान को मंडियों में या अदर जगहों पे उसके सामान की या उसकी फ़सल की कीमत मिल रही है 3 रुपये। ऐसे में अगर कोई कोल्ड स्टोर वाला मान लीजिए उस किसान को 5 रुपये तक ऑफ़र कर दे, तो वो सामान को अपने पास रख लेगा। किसान भी उसे बड़ी खुशी खुशी ये दे देगा, क्योंकि उसे 1 या 2 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ऐसे में जब वो कोल्ड स्टोर वाला उस किसान से वो सामान को लेकर के रख लेगा, तो वो रख ही इसलिए पाएगा कि उसके पास अब एक एडवांटेज है कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसने इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा कोल्ड स्टोर बनाया है, और अब वो उसे तब तक रखेगा अपने पास जब तक मार्केट में सप्लाई कम नहीं हो जाती। तो जब मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी आएगी, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग सीज़न के बाद फसलें आती हैं, फिर वो धीरे धीरे लीन सीज़न आता है कि फसलें मार्केट में कम हो जाने लगती हैं, तब वो उसे रिलीज़ करेगा और वो अच्छी कीमत कमा लेगा। उस टाइम पे हो सकता है वो जब अब कमी आई है उस चीज़ की, तो वो उस जिस चीज़ के लिए उसने 5 रुपये अदा किए हैं, वो उस पर 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक भी कमा ले बड़े आराम से। तो ऐसे में उसको भी काफ़ी एडवांटेज रहेगी, उसकी सारी ओवरहेड कॉस्ट निकाल करके भी वो काफ़ी मुनाफे में रहेगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो कंट्री लेवल पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा किसान अपने लिए हित के लिए भी उठा सकता है कि मान लीजिए किसान अभी वो फसल नहीं बेचना चाहता है, ऐसे में किसान ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट कोल्ड स्टोर में स्टोर हो जाए। लेकिन कोल्ड स्टोर अगर होंगे अच्छी मात्रा में, तभी तो वो कोल्ड स्टोरेज उस लेवल पर एक कॉम्पिटिटिव प्राइजेज़ ऑफ़र करेंगे किसान को कि किसान उन कोल्ड स्टोरेजेस में जा कर के अपना प्रोडक्ट रिज़र्व रख सके, स्टॉक करके रख सके। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि हमने एपीएमसी मार्केट के बाहर किसी भी तरह की फार्मर डील ही ना कर सके, इस तरह का अब तक एक सिस्टम इस्टेब्लिश करके रखा, जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हमारी कंट्री में इन कोल्ड स्टोर्स को, इन वेयर हाउसेस को भी एक तरह की मार्केट ही कंसिडर किया गया कि क्योंकि वो सामान किसान से खरीदेंगे और उसको फिर अपने हिसाब से आगे बेचेंगे, तो वो एक तरह से मार्केट का ही रोल प्ले कर रहे हैं। और रूल ये एग्जिस्ट कर रहे थे कि एपीएमसी मार्केट के बाहर किसी तरह की ख़रीद फ़रोख्त नहीं हो सकती। इसके तहत उन गोडाउंस को, उन वेयर हाउसेस, उन कोल्ड स्टोरेज को खड़ा होने नहीं दिया गया, उन्हें एक पैरेलल मार्केट कंसिडर किया गया। और जब वो उन्हें नज़र आया कि भाई किसी तरह से इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें तो किसी तरह से फार्मर से सीधे खरीदने की अनुमति ही नहीं है, तो हम अपने खर्चे, लागत मूल्य जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया वो कहाँ से निकालेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमने मंडियों से ही जा कर के एक सिंपल बायर के तौर पर ही ख़रीदना है, जहाँ पर कि इतनी लेयरिंग के माध्यम से हर कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है, अपने इंसेंटिव रख रहा है, उसके बाद इतने टैक्सेस लग रहे हैं, फिर हमारे पास चीज़ आ रही है, तो फिर उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है वो प्रोडक्ट लेकर के स्टोर करने का। वो तो तब फ़ायदा है अगर हम सीधा किसान से ले पाएँ, और वो ले नहीं सकते, कानून इसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर का आया ही नहीं, और इसका नुकसान सीधा किसान को हुआ कि किसान की खुद की कैपेसिटी थी नहीं कि वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, और इन्वेस्टमेंट हुई नहीं प्राइवेट प्लेयर की तरफ से, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ नहीं। ऐसे में किसान मजबूरीवश
जब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में सामान आया होता है मार्केट में, तभी अपना सामान भी बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं है। तो इससे किसान को भी नुकसान हो सकता है कुछ किसान मिल कर के अपनी फसल वहाँ पर थोड़ी फ़ीस भर करके भी सेव रखना चाहते हो, इस उम्मीद में कि अभी फ़ीस लग भी रही है कोई बात नहीं, लेकिन कल को जब हम इसे निकालेंगे बाज़ार में, हमें इतनी कीमत मिल जाएगी कि हमारी फ़ीस भी रिकवर होगी और आज जो हमें मूल्य मिल रहा है इससे अधिक ही मूल्य उस वक्त मिलेगा। लेकिन ये वो तब कर सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हो, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वैसा नहीं कर पाएगा। ये एक समस्या की बात रही। तो इस बार इस कानून में ये प्रावधान अब रखा गया है कि फार्मर किसी भी तरह के स्टोरेज फैसिलिटी को, किसी भी तरह के लॉजिस्टिक्स प्लेयर के साथ, कोई भी गोडाउन, वेयर हाउस, स्टोर, कोल्ड स्टोर, बी इट एनीथिंग, इनके साथ भी अब सीधी खरीद फरोख्त कर सकता है, यानी कि ट्रेड कर सकता है। तो अब फार्मर इनको भी बेच सकता है और ये कोल्ड स्टोरेजेस, ये वेयर हाउसेस एक मार्केट के तौर पर ही बिहेव करेंगे। एपीएमसी अब इन्हें गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं कर सकती और इन्हें रोक नहीं सकती। इसका लाभ ये होगा देश को कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, कल को स्टोरेज फैसिलिटी और इंक्रीज़ होगी, इससे हमारा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और मजबूत होगा, फसल की खराबी कम होगी तो वेस्टेज से हम बचेंगे। इसका लाभ सीधा किसान को भी होगा, देश को भी होगा, क्योंकि एक कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहेगी, और एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी होगा, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल की सप्लाई सुनिश्चित रहेगी, एंश्योर्ड रहेगी। क्योंकि हम काफ़ी बड़े हैं पैमाने पर आज वेस्ट से सफ़र हो रहे हैं, वो वेस्टेज हमारी बचेगी। दूसरी बात, किसान को अच्छी कीमत मिलेगी, सही समय में वो अपनी फसल मार्केट में निकाल पाएगा। और तीसरी चीज़, जो नए प्लेयर इसमें एंटर होंगे, वो नए प्लेयर इस धंधे को मुनाफेखोर बनाए रखने की कोशिश करेंगे, मुनाफे में लाए रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें इसमें अपनी एक अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट दिख रही होगी, जैसे कि वो कोल्ड स्टोर और वेयर हाउस वाला सेगमेंट। इससे और भी नए तरह के रोज़गार का सृजन होगा। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो उसको भी अब इसमें अलाउ कर दिया गया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पहले क्लॉज के तहत कि अदर मार्केट्स कैन ऑपरेट, और अदर मार्केट्स में हमने देखा ये सभी। दूसरा हमने देखा कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ के साथ भी अब ये किया जा सकता है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कदम है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो उभर करके आएगा वो ये कि किसान सीधे रिटेलर के साथ भी अब डील कर सकता है। रिटेलर यहाँ पर कोई भी हो सकता है। जब मैं बात यहाँ पर रिटेलर की कर रहा हूँ तो रिटेलर कैन बी एनीबडी। रिटेलर यहाँ पर कोई एक्सपोर्टर भी हो सकता है जो किसान से सामान लेकर के एक्सपोर्ट करना चाहता है। रिटेलर यहाँ पर कोई सिंपल रिटेलर भी हो सकता है जो रिटेल सामान बेचना चाहता है, चाहे वो रिलायंस फ्रेश है, चाहे वो मान लीजिए बिग बाज़ार है, किसी या मेट्रो है, किसी भी तरह के मॉड के थ्रू रिटेल में डायरेक्ट वो आपको बेचना चाहता है, तो वो रिटेलर भी हो सकता है, वो रिटेलर एक्सपोर्टर भी हो सकता है, वो रिटेलर यहाँ पर एक होलसेलर भी हो सकता है, और वो रिटेलर यहाँ पर कोई एग्री प्रोसेसिंग यूनिट भी हो सकता है। तो इस तरह से इन सब के साथ किसान कर सकता है। सिंप्लिसिटी के तौर पर हम इसे एग्री प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्टर के तौर पर लेकर के चलते हैं। एग्री प्रोसेसिंग यूनिट, मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी ब्रेड मेकिंग कंपनी की, या फिर किसी जैम मेकिंग कंपनी की, कोई जूस मेकिंग कंपनी, या फिर कुरकुरे चिप्स, बीट एनीथिंग। ये सिर्फ कुरकुरे चिप्स जैम ब्रेड तक ही सीमित नहीं होता बच्चों। मैं उदाहरण इसके इसलिए देता हूँ कि आपको सरल ढंग से समझ आ जाए। एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये समझाने के लिए आपको इजी लगे इसलिए इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। अब मान लीजिए ये इनके साथ अब सीधे फार्मर एक एग्री प्रोसेसिंग यूनिट के साथ डील कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले भी 2003 के मॉडल एक्ट में ये था। आप मुझे कहेंगे सर ये तो पहले भी था, इस बार नया क्या है? 2003 के मॉडल एक्ट में ये उस 2003 के मॉडल एक्ट के अंदर ही था, यानी कि एपीएमसी एक्ट के अंदर एक चैप्टर के तौर पर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया था। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि फार्मर सीधा अब रिटेलर के साथ ये कर सकता है, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत मॉडल एक्ट 2003 में भी प्रावधान था, लेकिन वो जो प्रावधान था वो एक चैप्टर के माध्यम से एपीएमसी एक्ट 2003 में ही डाला गया था, और उसके कई नुकसान हमें भुगतने को मिले। वो अभी समझ आएंगे जब मैं थोड़ा सा बेनिफिट और लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पर्पस क्या है? दोनों लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। दो लोग यहाँ पर कौन हैं? जो किसान के पास जाकर के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी फसल को ख़रीद रहा है,
इसे यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर के तौर पर जानते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है, जो जा रहा है फार्मर के पास फसल खरीदने के लिए, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर है ये कोई कंपनी हो सकती है, और यहाँ पर हम सिंपली मान लें कोई ब्रेड मेकिंग कंपनी है, तो ये फार्मर के पास जाएगा। फार्मर के पास जाने के बाद ये जब डील करेगा तो यहाँ पर जो फार्मर है उसे सिंपल फार्मर की टर्म के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। तो दो प्लेयर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एक स्पॉन्सर होता है, एक फार्मर होता है। इनके बीच में करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों के ही लाभ के लिए ये होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर के लाभ के लिए कैसे होता है। अच्छा, सपोज़ करो कि मेरी एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, और ब्रेड बनाने वाली कंपनी के तौर पर मुझे जो बुनियादी तौर पर चाहिए वो चाहिए आटा चाहिए ना, मुझे फ्लोर चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए। ऐसे में मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर सिस्टम की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो प्राइसिंग रही है। प्राइसिंग कैसे प्रॉब्लम रही है? अगर प्राइसिंग स्टेबल होता ना हमारी कंट्री में तो भी फार्मर इतना सफ़र नहीं करता, बट द प्राइसिंग इज़ वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल। वाई? ऑलवेज एग्रीकल्चर जो है वो इन्फ्लेशन से जुड़ जाता है, और ये खान पान ही है जो सीधे लोगों की जेब से जुड़ जाता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान में रोटी शब्द सबसे पहले आता है। और हमने एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपनाया हुआ है कंट्री लेवल पर। इसमें सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है सबको रोटी पहुंचाना, ये एक बड़ी बात है। और फिर लाइफ की सस्टेनेंस के लिए भी आपको रोटी चाहिए, ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में अब अगर हम इसको एनालिसिस करें तो सिचुएशन ये बन जाती है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ की प्रोडक्शन कम हो गई, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कोई ड्रॉट आ गया, बाढ़ आ गई, वैसे ही पैदावार कम हो गई, तो सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा मार्केट में, तो फिर वो चीज़ महंगी होने लगेगी, इन्फ्लेशन होने लगेगा। एक तरफ से तो अगर एक लेवल पे देखें तो किसान को इसकी प्राइस का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अब कंज्यूमर को पे ज़्यादा करना है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज़ कंज्यूमर और फार्मर की इनकम के बीच में एक बैलेंस ही करती रह जाती है, और इन सिचुएशन को ऑलवेज़ स्पेकुलेशन के माध्यम से, अफवाहों का बाज़ार गर्म करके, होर्डिंग करके, जैसे थोड़ा सा माहौल बना कि भाई चीज़ें शॉर्टेज में हैं, कीमतें एक बार बढ़ने लगी, तो बस मैंने बताया आपको वो सारे इंटरमीडियरीज जो मंडीज़ में काम करते हैं तेज़ी से मार्केट से सामान खींच जाएगा, होर्डिंग में चला जाएगा, यानी कि स्टॉक में ले आएंगे, और फिर धीरे धीरे जब पूरा मार्केट से निकल लिया सामान, प्राइसेस पूरे बूम पे चले गए, फिर रिलीज़ करेंगे अच्छा मुनाफा। तो सही मायने में किसान तक भी नहीं पहुंचती वो कीमत, लेकिन फिर भी माना जाए कि जैसे किसी चीज़ की सप्लाई अगर रिड्यूस है या डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो कीमत बढ़ती है, इन्फ्लेशन आती है, तो एकदम से सरकार की फिर प्राइस को इफ़ेक्ट करने की पॉलिसी चेंज हो जाती है। जैसे ही महंगा होने लगा कोई सामान, तो सरकार अब यहाँ पर क्या करेगी, दो फ्रंट पे काम करेगी। पहले तो वो चीज़ अब विदेशों में एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि पहले ही भारत में उसकी कमी हो रखी है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी कि वो अब एक्सपोर्ट ना हो चीज़, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। ये पहली चीज़ यहाँ पर की जाएगी। और विदेशों से अब एग्रीकल्चर कंट्री में आ जाए, वो जो फसलें भारत में महंगी हो गई वो विदेशों से अब आ जाएं, ताकि सप्लाई बन जाए और फिर कंज्यूमर को कम पे करना पड़े, तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे, है ना। देखो कितने फिनोमेना समझ आते हैं एक लेक्चर के माध्यम से। तो एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया, इंपोर्ट को घटा दे। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फ़ायदा ये होगा कि फिर अदर कंट्री से प्रोडक्ट भारत में एंटर होने लग जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे अपन, आयात शुल्क घटा देंगे, तो चीज़ सस्ती अपने मार्केट में आ जाएगी। निर्यात को अपन बढ़ा देंगे, निर्यात शुल्क को बढ़ा देंगे अपन, तो निर्यात घट जाएगा। एक्सपोर्ट को ड्यूटी को बढ़ा देंगे तो एक्सपोर्ट फिर वहाँ पर डिसकंटिन्यू रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब मान लो कि प्रोडक्शन ओवर हो गई है, या मान लीजिए कि सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, या सप्लाई ज़्यादा हो गई या डिमांड कम हो गई है ना, तो कीमतें गिरनी शुरू यहाँ पर हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत में फिर सरकार की पॉलिसी यहाँ पर आ जाएगा, फार्मर की इनकम पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करने की चिंता हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा कि अब हमारे किसान की फसलें विदेशों में जाएं, बिकें, क्योंकि भारत में तो सरप्लस जा रहा है, इसलिए तो फिर सप्लाई ज़्यादा है ना। तो फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पहले बढ़ाई थी शॉर्टेज के समय, अब उसे घटा देंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे कि ये सामान विदेशों में जाए,
और विदेशी सामान अब भारतीय मंडियों में ना आ पाए तो उसके लिए फिर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा देंगे। पहले केस में आपने देखा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई थी। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है वो बढ़ा दिया कि विदेशों से सामान जो है वो ना भारत आए, वो लोग मोटिवेटेड ना हो, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि इंडिया में एंटर होने पर चीज़ महंगी हो रही है तो इंडियन जो ट्रेडर वहाँ से सामान मंगाएगा ही नहीं, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है। लेकिन भारतीय सामान अब विदेश में जाए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ड्यूटी के माध्यम से प्राइसेस को इम्पैक्ट किया जाता है। प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल, और प्राइसेस एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो स्पॉन्सर होता है, आप सोचेंगे इसको कैसे फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये है कि जैसे मेरी जो ब्रेड मेकिंग कंपनी, मेरी दो ही चीज़ें ऑलवेज़ मुझे टेंशन देंगी। एक मुझे ये रहेगी कि मुझे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलता रहे, एंड एग्रीकल्चर इज़ द सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सो मैनी इंडस्ट्रीज़। हमारे अदर लेक्चर आप सुनिए, उसमें आप देखेंगे क्या नहीं है, रबर है, लेटेक्स है, वुड है, मेडिसिन्स है, हर्ब्स हैं, एवरीथिंग। बच्चे टेक्सटाइल से लेकर के शुगर तक, आपके घर की हर चीज़ जो है वो जंगलों से आ रही, एग्रीकल्चर से आ रही, अलग अलग क्षेत्रों से आ रही, लाइफ स्टॉक से आ रही, फिशिंग से आ रही। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जिसमें मिनरल्स भी कवर हो जाते हैं, तो दे आर द मेन रॉ मटेरियल सप्लायर, इनफैक्ट द बिगेस्ट रॉ मटेरियल सप्लायर। तो ऐसे में कंपनी के, मेरी अगर कंपनी है ब्रेड बनाने वाली, मुझे ये चिंता रहेगी कि भाई हमेशा एक सप्लाई अश्योर्ड रहे, कि आती रहेगी, गेहूँ आता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, ये पहली चीज़। और दूसरा, मुझे अश्योरेंस रहेगा कि एक कीमत बनी रहे, एक उसी कीमत पर मुझे मिलती रहे, मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ना हो। कीमतें गिरती हैं अगर मार्केट के अकॉर्डिंग तो चलो मुझे उस समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन कीमतें अगर बहुत बढ़ गई तो मैं क्या करूँगा फिर। और जब हम एक रेगुलर प्रोडक्शन लाइन लगाते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाना है, तो उसमें अपन इतना मार्केट के मुताबिक वॉलेटाइल नहीं रह सकते कि भाई कल गेहूं के दाम कुछ और हैं 15 दिन पहले और अब कुछ हैं, तो ब्रेड का दाम भी उसकी तरह ऊपर नीचे। तो हमें अपने मार्जिन पे खेलना होता है, क्योंकि फिर वो हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं मार्केट में, और फिर वो जो चीज़ें हैं जैसे ब्रेड और अदर आस्पेक्ट, इन पे इतनी वॉलेटिलिटी प्राइस पे नहीं रहती, इसकी प्राइस कंसिस्टेंट रहती है लंबे समय तक। उसके लिए फिर दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो जो उनका रॉ मटेरियल है उसका सप्लाई सिक्योर्ड अश्योर्ड हो, और दूसरा चीज़ ये है कि भाई प्राइस एक फ़िक्स रहे, उस पर ही उसको वो फसल मिलती रहे। और तीसरा कि गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी कभी उसके प्रोडक्ट की लूज़ नहीं होनी चाहिए, कि ब्रेड की क्वालिटी लूज़ करेगी तो फिर वो चला जाएगा, तो उसके लिए गेहूं की क्वालिटी, उसके रॉ मटेरियल की क्वालिटी, तो वो उसको मिलती रहे। ये इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि किसान के साथ, किसान जब फसल की बिजाई करने जाएगा उस समय में एक रेट तय कर लिया जाएगा, तो फिर जब फसल हो जाएगी तो उस समय मार्केट का रेट जो भी हो, किसान इस कंपनी को उस रेट पर फसल दे देगा। तो कंपनी का जो मालिक है वो भी अपनी प्रोडक्शन को बेटर प्लान कर पाएगा, उसकी प्राइसिंग को अच्छे से डिसाइड कर पाएगा, और वो भी लंबे समय उसे मिल जाएगा कि उसने ऑपरेशनल कॉस्ट क्या रखनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे रखने हैं, स्टाफ किस लेवल का रिक्रूट करना है, फाइनल प्रोडक्ट किस कीमत पे लॉन्च करना है, उसको इसका समय मिल जाता है। अगर वॉलेटिलिटी होगी प्राइसिंग में तो फिर ये होना डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत। तो ऐसे में वो सोइंग सीज़न के दौरान ही ये कीमत तय कर ली जाएगी, तो ये हो जाएगा। दूसरा, फार्मर अश्योर्ड हो जाएगा कि अब मैंने इतने मेट्रिक टन गेहूं की डील कर ली है, तो मुझे अब इतने मेट्रिक टन गेहूं मिलेगा। तो एक तो सप्लाई अश्योर्ड हो गई। मान लीजिए कंट्री लेवल पर उस समय में गेहूं शॉर्टेज भी हो रहा है, कंट्री की सरकार उसे गेहूं को इंपोर्ट करा रही है कहीं से, या कोई भी प्रोसेस अपना रही है, बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर था उसको उस किसानों से गेहूँ मिलेगा क्योंकि उन्होंने उगाया है। तो एक तो सप्लाई सिक्योर हो जाएगी, और दूसरा कीमत जो है वो सिक्योर रहेगी, और तीसरा क्वालिटी स्टैंडर्ड ये स्पेसिफाई करते हैं उस क्वालिटी में इनको मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के मेन इंटरेस्ट यहाँ पर ये रहते हैं। अगला मेन जो फार्मर के हिसाब से देखें तो फार्मर की चिंताएं मैंने आपको बताई थी कि क्या चिंताएं रहती हैं। फार्मर को चिंता ऑलवेज़ ये रहती है कि भाई पहली चीज़ चिंता उसकी कि भाई मेरी फसल ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसे में जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो इसमें इंश्योरेंस का एक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो स्पॉन्सर है वो भी सिक्योर रहता है क्योंकि इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट उसको भी सिक्योर करता है, और यहाँ पर क्योंकि एग्रीमेंट के तहत आ गया है फार्मर, तो इंश्योरेंस कंपनी आती है बीच में। तो अगर क्रॉप फेल होता है तो फिर इस फार्मर को भी इसकी कीमत मिल जाएगी, ये भी सिक्योर हो जाता है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट, इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट बीच में आ जाता है।
और दूसरा किसान का डर था कि भाई उस समय में मंडी में मुझे कीमतें क्या मिलेंगी। तो अब इसे पहले से ही पता है कि मुझे ये कीमत मिलने वाली है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा ऐसे डर रहता है कि मेरी फसल कोई उठाएगा कि नहीं, बिकेगी कि नहीं, खरीदार मिलेगा कि नहीं। तो अब तो खरीदार पहले ही मिल गया है, वो उगा ही उसके अकॉर्डिंग रहा है। तो किसान की ये चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं, अनिश्चितताएँ ख़त्म हो जाती हैं, अनसर्टेनिटीज़, कि फसल यदि ख़राब हो गई या फसल किसी ने उठाई नहीं या फिर फसल की कीमतें बहुत गिर गई तो मैं क्या करूँगा। ये चीज़ों को सिक्योर तो फार्मर के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए बेनिफिशियल होता है। अब ये जब 2003 के मॉडल एक्ट में दिया गया, तो एज अ चैप्टर दिया गया, तो उसका नुकसान क्या हो रहा था कि अब ये जो मंडी हुआ करती थी मेन 2003 में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे तो दिया लेकिन एक चैप्टर के तौर पर दिया है। अब यहाँ पर जो स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सर है, इसे भी मंडी में आना है और जो फार्मर है उसे भी मंडी में ही आना है, इसी मार्केट के अंदर आना है, मंडी के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 2003 के कानून के तहत, लेकिन मंडी में होगी, मंडी के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अग्रीमेंट करा करके दिया जाएगा और मंडी के जो ट्रेडर हैं वही ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा करके एग्रीमेंट देंगे। यही कारण है कि ये उस लेवल पर हिट नहीं हो पाई थी, सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया क्या हिट नहीं हो पाई, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सबसे पहले जो स्पॉन्सर है, कोई एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट का कोई मालिक है या कोई भी है, ये चाहेगा कि इसको कम कीमत पर ही सामान मिले, तभी तो ये अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ को मेंटेन रख पाएगा ना, क्योंकि कई चीज़ों की बाउंडेशन है इसके ऊपर भी। वो सारे खर्चे निकलेंगे अगर इसे सस्ती चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर वो एक सिंपल बायर की तरह ही मंडी में जा रहा है और मंडी में फार्मर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले वही मंडी अथॉरिटीज़, मंडी मिडलमैन हैं, तो फिर वहाँ पर वही मंडी के चार्जेस, वही फ़ीस, वही सारे लिवाइज, सेस, सरचार्ज, सभी तरह के टैक्स वो पे करने पड़ रहे हैं इस स्पॉन्सर को भी और इस फार्मर को भी। तो दोनों को उस लेवल पर लाभ नहीं हो पा रहा है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि एक मंडी ऑलरेडी है, उस मंडी के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आ रहे हैं तो वो भी एक तरह का एक मंडी हो, मार्केट ही हो गई, क्योंकि वहाँ पर भी किसान अपनी खेप अब ला करके सीधी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो एक मार्केट के अंदर एक और मार्केट इंड्यूस किया, तो कंपटीशन तो होना ही है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना तो बाउंड ही था। ऐसे में जो मार्केट के पहले से स्टेक होल्डर हैं, द ट्रेडर, द कमीशन एजेंट, उनको दिख रहा है कि अगर फार्मर ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रोसेस के तहत स्पॉन्सर्स के प्रति, तो फिर हमारा कल को नुकसान हो जाएगा। ऐसे में कभी फार्मर ग्रुप्स को या फार्मर को भड़काना इन कंपनियों के प्रति, या फिर कभी कंपनियों को अपने साथ मिला करके फार्मर को अच्छी कीमत ना मिलने देना, ये प्रक्रिया करा के एक ब्रेच ऑफ ट्रस्ट हमेशा बनाए रखा फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में इन्होंने, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मार्केट के अंदर एक मार्केट आ गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, तो वो उस लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उस लेवल पर सरकारों के द्वारा भी रूल्स नोटिफाई करके ज़्यादा प्रमोशन इस चीज़ को दिया नहीं गया, तो ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, हालांकि ये प्रावधान एग्जिस्ट करता था। अगर आप भारत की बात करें तो पंजाब में बासमती चावल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ऑल इन ऑल ये एक तरह से गलती हुई सरकार से उस समय में कि इसे मॉडल एक्ट के तहत रखा गया। इसे मॉडल एक्ट से बाहर लाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए ही ये APMC एक्ट 2017 के अंदर, क्योंकि आपने फार्मर को ये प्रावधान भी दे दिया उसको अच्छी प्राइस डिस्कवर होने के लिए कि वो सीधे रिटेलर के साथ भी डील कर लें, और रिटेलर में यहाँ पर एक्सपोर्टर, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट सब लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए अब एक नीड और क्रिएट हुई कि एक सेपरेट एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी आना चाहिए। तो इसको चैप्टर के तौर पर नहीं रहने देना है, इसके लिए फिर 2018 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आप लेकर के आए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके आने की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, मॉडल एक्ट 2018 की नीड क्यों क्रिएट हुई, वो मैंने अभी आपको समझा दी कि इसे एक सेपरेट मार्केट, सेपरेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर खड़ा करना ज़रूरी था, ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और फ़ायदे का सौदा रहे स्पॉन्सर के लिए भी और फार्मर के लिए भी, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। अब ऐसे में पहले हम 2017 के बाकी के प्रावधान डिस्कस कर ले, फिर हम 2018 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ आ जाएंगे। तो प्राइसिंग के विषय में तो हो गया। अदर कंसेप्ट क्या थे 2017 के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत जो एक बात कही गई, वो ये थी कि मैंने आपको बताया कि कई तरह के लिवाइज और फ़ीस लिए जाते थे। उन लिवाइज और फ़ीस के माध्यम से लगभग 7 से 10% तक जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो एक्सचेंज हो रहे हैं गुड्स के,